हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आ गए हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो हेडिंग लगाया जाए साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में EFLS भी कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए EFL और L के साथ जो है सो नीचे एक स्मॉल s लगा देते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आखिर है क्या, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो ये सब क्या मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हम लोग जो है सो थोड़ा हायर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते थे। तो ये एक ऐसा मेथड है कि बिना मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए जो है सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है सो आइडिया लगा सकते हैं कि किस पॉइंट पे, मान लीजिए किसी स्पेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सो किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो चार्ज के आसपास में जो है सो हाइयर डेंसिटी हम पढ़े थे, जैसे डिस्टेंस दूर होते हैं, डिस्टेंस बढ़ती है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन हम जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का कूलम्ब्स लॉ के द्वारा क्या है कि उनका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब इस मेथड से हम देखें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, लेकिन एक आइडिया उसके बारे में जो है सो हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं उसके बारे में क्या है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि एक मनगढ़ंत कहानी है या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ये कोई रियलिटी नहीं है। इसी के सहारे जो है सो हम लोग आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। और गॉस लॉ भी है, जो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तरीका है। कूलम्ब्स लॉ के रिस्पेक्ट में जो है सो गॉस लॉ बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी रीजन में या किसी स्पेस में जो है सो निकालने के लिए। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आज समझ लेते हैं और इनकी वजह से हम लोग फ्लक्स निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो है सो फ्लक्स निकाल लेंगे, तो उसी के मेथड से हम लोग गॉस लॉ निकालेंगे और गॉस लॉ के नियम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है, कि एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो पहले देखते हैं ये क्या है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। क्या है कि ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या है कि एक हम डायग्राम के द्वारा, जिस तरह से आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे स्टैटिक्स और क्या करते हैं हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोरियल मेथड होता है, उसमें बार ग्राफ मेथड होता है। तो यहाँ पे भी जो है सो हम पहले पिक्टोरियल मेथड के द्वारा जो है देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डिस्ट्रीब्यूट होती है, कहाँ पे, किसी रीजन में या किसी स्पेस में। तो पहले देखते हैं पिक्टोरियल डायग्राम जो है सो क्या है इसका। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी स्पेस या किसी रीजन में निकालते हैं। तो देखते हैं कि कोई एक प्लस चार्ज क्यू ले लेते हैं, जनरली एक प्लस क्यू चार्ज है। तो इनको जब देखते हैं तो इनके पिक्टोरियल डायग्राम में कि देखिए कि शुरुआत में जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ज़्यादा होती है, तो उस तरह से जो है सो हम इसको एरो से दिखाते हैं। तो एरो क्या है कि जैसे जैसे एरो दूर होते जाएगी इसका लेंथ जो है सो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए ये क्या है, कम होता गया, कम होता होता ये बहुत कम हो करके कम हो गया। तो अब इसी तरह से इस तरफ भी दिखा सकते हैं। शुरुआत में तो लेंथ क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो चार्ज के निकट जो होती है ज़्यादा होती है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। जैसे जैसे दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होता जाएगा। इस तरफ कुछ बड़ा दिखा दिए, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर रहे।
अगर नीचे भी देखें तो नीचे भी ऐसा ही होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटती जाएगी। अगर ऊपर भी जाएंगे तो शुरुआत में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करना स्टार्ट करती है, जैसे दूर होते हुए जो है। अगर इस रीजन में भी दिखाएंगे तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ एरो जो है क्या है कि लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो ये क्या बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब क्या है कि इंटेंसिटी जितना नज़दीक है उतना ज़्यादा लेंथ है एरो का। तो ये क्या दिखाता है, इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ इसको कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनका एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। एरो डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो ने डायरेक्शन ऑफ एरो क्या दिखाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यही एक तरीका है कि हम दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस में? तो नहीं, इसका जवाब है कि नहीं, सिर्फ इसके अलावा नहीं, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ रहे हैं वो एक कंटिन्यूस लाइन होती है। क्या है कि ये कहीं कहीं जो है सो देख रहे हैं कि ये बीच में जैसे डिस्क्रीट है, कहीं जो है सो ये ख़त्म होती है, फिर स्टार्ट होती है, फिर ख़त्म होती है। तो मतलब एक जो है सो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इस तरह से माना गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इंटेंसिटी देखते हैं तो नज़दीक में क्या होते हैं, चार्ज के जितना करीब जाते हैं इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, डायरेक्शन तो हमेशा सेम ही रहता है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो जिस पॉइंट पे अगर मान के चलिए अगर उसके नज़दीक जो है उसके दूर जब भी जाते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, घटने लगती है। तो वही है, आप इनको जो है सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है कि अगर यह किसी एक का एरो को, इस एरो का जो है हेड को नेक्स्ट के टेल से अगर रिप्रेजेंट कर दें, मिला दें, ज्वाइन कर दें, तो एक कंटिन्यूस लाइन देता है। क्या करता है एक, अगर हम इसको मिला दें, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, अगर पहले मतलब एक का हेड को दूसरे के टेल से अगर जब हम मिला देते हैं तो एक कंटिन्यूस लाइन मिलती है ये स्पेस पे। देखिए इस तरह से एक कंटिन्यूस लाइन मिलती है, क्या मिलती है, एक कंटिन्यूस लाइन मिलती है। और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कहते हैं। इसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि चलिए इसको जो है सो अब अगर हम ज्वाइन कर लिए हैं तो दिखा देते हैं इसी को। अब अगला पॉइंट जो है सब लिखेंगे अच्छी तरह से। तो पहले इतना आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बारे में ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप मिल गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी है, कंटिन्यूस लाइन है। अब ये इसमें क्या दिखाएगा कि अगर यहाँ पे अगर डायरेक्शन के लिए तो मान लीजिए एरो, तो सिंबल अब भी वही दिखा रहा है, लेकिन अब जो है सो अगर इसका स्ट्रेंथ देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो कैसे होगा, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी अभी बताते हैं आप लोगों को। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो लिख लिया, चलिए लिखते हैं। ज्वाइन हेड टू टेल ऑफ नेक्स्ट
एरो, तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो EFLS। तो आप पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले देखते हैं कि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस तरफ हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस लाइन है और अपवर्ड देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से, अगर इस तरफ दिखाएं तो इधर आ जाएगा इसे। तो ये क्या लग रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड है। क्या ये है, रेडियली आउटवर्ड होती है। किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा। ये चार्ज की ओर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होता है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टुवार्ड्स द चार्ज होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये टुवार्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इसमें कैसे होगी, इसका डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द चार्ज होगा। ये क्या है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन है, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड होती है। तो आप कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको समझने के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम कोई रखते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है सो किसी रीजन या किसी स्पेस में रख दिया हम पॉजिटिव चार्ज को। कहाँ, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज में हम क्या कंसिडर कर लिया है कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसको चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं। तो अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज को उसके अगल बगल लाते हैं तो देखते हैं कि जो कोई पॉजिटिव चार्ज है अगर उसको हम छोड़ देते हैं, अगर ला करके उसको छोड़ देते हैं उसी जगह पे, तो देखते हैं कि फील्ड के डायरेक्शन पे जो है सो वो क्या करते हैं, फील्ड के डायरेक्शन पे वो मूव कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है, और वही फोर्स क्या है, उनको मोशन में जो है सो मदद कर रही है, क्योंकि उनका जो मूवमेंट हो रही है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। और कौन फोर्स है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे जो है सो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो इमेजिनरी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर imaginary line drawn in a region of a space if we kept रखिए, kept free positive charge would move along the field।
क्या है कि ये इमेजिनरी लाइन जो है सो एक ऐसी लाइन है, अगर हम इसके चारों ओर कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्या रखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जैसे टेस्ट चार्ज जो है सो हम पहले बात कर चुके हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाननी हो तो किसी पॉइंट पे अगर जाननी है तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टेस्ट चार्ज वहाँ पे एक केप्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स में जो है क्या है हम उसी चार्ज से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या क्या इसको भी चेक करने के लिए हम देखना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है कि इमेजिनरी लाइन है, अगर हमको फाइंड करना है कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन होगा, अगर वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन होगा। अगर इसमें रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, ये इस तरफ मूव करेगा, किसकी तरफ, चार्ज की तरफ, टुवार्ड्स द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इसका मूवमेंट किस तरफ होगा, चार्ज की वजह से हो जाएगा, चार्ज की ओर हो जाएगा। तो ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन रीजन ऑफ स्पेस इफ वी केप्ट अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव अलोंग द फील्ड। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होगा फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, उसी तरफ हो जाएगा, अलोंग द फील्ड मूव करेगा। तो इतना जो है सो क्या ये इन्फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है, और जब नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो रेडियली इनवर्ड होती है। जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो निकल रही है, मतलब ओरिजिनेट हो रही है, और कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, टर्मिनेट हो रही है। तो इसको लिखिए। अब इसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। लिख लीजिए। तो चलिए इसका प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लगाया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको ब्रैकेट में EFLS भी कहते हैं। क्या है कि अब ये देखिए कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, और नेगेटिव चार्ज का है तो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म होती है। तो पहला पॉइंट वही हो जाएगा, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate on नेगेटिव चार्ज। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो अगर अगल बगल उसके नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो वो चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, वहाँ पे मान लेते हैं कोई इन्फिनिटी पे जो है सो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर रहा है। तो या इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और इन्फिनिटी। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल नेगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट करेगा, निकलेगी कहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से, और ख़त्म होगी नेगेटिव चार्ज पे। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं दिया गया है तो वो फील्ड लाइंस कहाँ ख़त्म होगी, इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी। आप इन्फिनिटी पे जो है तो कुछ भी मान सकते हैं वहाँ पे। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन वहीं पे होगा जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। देखिए टेंजेंट एट एनी पॉइंट
ऑन द EFLS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसे मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर हम पॉइंट ए पे हम ये ए है, इस पे हमको चाहिए डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, इस पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करना तो आप लोग सीखे होंगे इससे पहले, जिस पॉइंट पे जो है सो टेंजेंट ड्रॉ करना, वहाँ से जो है सो हम एक स्पर्श करते हुए रेखा जो है सो खींचते हैं, उससे एक कॉन्टैक्ट करता हुआ लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है कि इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन हो जाएगा। तो ए जो हो जाएगा ये डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बी पॉइंट है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ टेंजेंट कर देंगे, और ये टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो यही देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ये नेट डायरेक्शन है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा बात करा कि जो दो EFLS है, अगर कोई दो EFLS है तो वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जो है सो हम जानते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो स्टेटमेंट याद। अगर दूसरा स्टेटमेंट देखें, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट पे क्या एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर EFLS अगर दो EFLS एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो उस समय क्या होती है, तो एक पॉइंट पे वहाँ पे हमको दो डायरेक्शन मिलेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन जो है सो हो ही नहीं सकता, वो क्या है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तो वो बात गलत हो जाएगी। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तो EFLS नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरा बात पॉइंट क्या है कि दो EFLS जो है सो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, तो चलिए ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद जो है सो हम इसी को यहीं पे एग्जांपल देके बताते हैं। ये फिगर को मिटाना है, इसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लिए। तो इस फिगर को मिटा करके हम यहीं पे समझा देते हैं कि ये किस तरह से होगा। मतलब इनके नीचे आप लोगों को लिखना है, बोर्ड पे जगह कमी होने की वजह से। देख लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एक ये है। तो देख लीजिए इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन मान लीजिए ये है। तो अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, मान लीजिए कि कोई ए पॉइंट है, तो इनके वजह से जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ हो जाना चाहिए। और इनके वजह से अगर ड्रॉ करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है सो ये दे रहा है। तो कह रहा है कि एक ही पॉइंट पे, जो पॉइंट ए है उसी पे दो डायरेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो है सो कह सकते हैं कि अगर दो EFLS है तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या हो जाती है कि हमारा स्टेटमेंट जो है सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन निकल जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ़ दे intersect each other then there will be two direction of net electric field, net electric field which is impossible, जो पॉसिबल नहीं है, which is impossible। तो तीन प्रॉपर्टी हम देख लिए। पहला प्रॉपर्टी क्या करा कि पॉजिटिव चार्ज से जो EFLS निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी रीजन पे हमको निकालना है या EFLS के ऊपर
कि उसका डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ पे, तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे उस वही डायरेक्शन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि दो EFLS, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या घटना होती है कि एक ही पॉइंट पे हमको दो डायरेक्शन मिल जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लिख लिया, मिटा दें, चलिए लिखिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ EFLS मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट on any charge is directly proportional to magnitude of चार्ज। ये पॉइंट कह रहा है कि नंबर ऑफ EFLS, अगर मान के चलिए अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा, तो वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो निकलेगी। तो यही बात है कि अगर कोई +Q चार्ज है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, और +2Q चार्ज है तो उसके लिए जो है कितना चार्ज निकलेगी। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं और दोनों को मिला करके जो है हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। तो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ EFLS फ्रॉम एनी चार्ज इज सब्जेक्टिव। अब ये सब्जेक्टिव का मतलब क्या है आप लोगों को समझाते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि ये अपने आप पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप पे अगर कितना निकालना चाहेंगे, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाले, कोई 4 निकाले, कोई 10 निकाले, कोई 5 निकाले, तो वो क्या सब्जेक्टिव मैटर, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन जब क्या है कि अगर एक +Q चार्ज से निकाल लें, अगर 2Q चार्ज होगा तो उसका डबल करना पड़ेगा। ये क्या है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ये जो है सो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट डेंसिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या कह रहा है कि अब इसको एग्जांपल समझते हैं कि देखिए कि अगर कोई वर्मा जी है, क्या है, पहले शर्मा जी ले लेते उसके बाद सेकंड वर्मा जी कह रहे हैं। देख लीजिए कोई शर्मा जी है, ये कह रहा कि +Q चार्ज है, क्या है, ये +Q चार्ज है। तो इससे ये कह रहा कि हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेंगे। तो ये डिपेंड किया इस पर, ये 4 निकाल दिया। तो अब इनके अकॉर्डिंग जो ये क्या है, शर्मा जी है, शर्मा जी कह रहा है कि अगर हम +Q चार्ज से क्या निकाल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर एक +Q चार्ज से निकला है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इनके अकॉर्डिंग जो है सो +2Q चार्ज का क्या है, इनके 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता, कहते हैं अभी थर्ड पॉइंट यही कर रहा है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलना है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर Q चार्ज से हम निकाले हैं
4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो +2Q से क्या हो जाएगा 8 निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं 8। क्या है ये 8 निकल गया, ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल गया है। तो आप देखिए कोई वर्मा जी हैं, जैसे मान लीजिए एक रैंडम ले लिए हैं, चाहे तो आपका भी नाम ले सकते हैं, लेकिन आप लोग का नाम हम जानते नहीं हैं। तो चलिए वो वर्मा जी कह रहे हैं कि ये +Q चार्ज है, इनसे ये 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या ये थोड़ा काहिल आदमी है, ज़्यादा काम करना नहीं चाहता है, तो कहा कि हम 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालते हैं। तो इनका बात भी सही है कि ठीक है आप 2 निकालें, इससे तो निकल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर +2Q चार्ज से निकालना पड़ेगा तो इनके ही रिलेटिव निकालना पड़ेगा। जब Q से 2 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाले हैं, Q चार्ज से कितना निकाला है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इनसे कितना निकलना चाहिए 4 निकालना चाहिए। मान के चलिए ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकाल दिया। तो यही कह रहा है कि अगर कोई नंबर FLS फ्रॉम एनी चार्ज, मतलब नंबर ऑफ EFLS जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का जो है सो किसी भी चार्ज से कितना निकाल सकते हैं, ये क्या सब्जेक्टिव मैटर, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के चॉइस पे, वो कितना निकालना चाहता है। अगर कोई 2 निकालना चाहे तो 2 निकाल ले, कोई 4 तो 4, 5 तो 5, लेकिन उनके रिलेटिव अगर +2Q चार्ज हो या +3Q चार्ज हो तो उसी चार्ज के रिलेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जब भी देखना है, अगर इनमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 2 चार्ज की वजह से तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे देखते हैं तो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इतना ही रीजन में है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जैसे चार्ज बढ़ती है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बढ़ जाती है, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो वो घट जाएगी। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, 5वां पॉइंट पढ़ लिए। 6ठा पॉइंट देखते हैं आप। लिख लिया? तो चलिए इन पे जो है सो आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं, तो इनसे जो है सो रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप ये बात को क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया इनको समझने के लिए एक क्वेश्चन किया जाए। चलिए क्वेश्चन है कि एक Q1 चार्ज है, तो नीचे कर देते हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इस पे जो है ओरिजिनेट हुआ, दूसरे पे क्या हुआ टर्मिनेट हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट हो रहा है। क्वेश्चन है फाइंड Q1 बाय Q2। तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे Q से देखते हैं कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है और Q2 से कितना जो है उस पर टर्मिनेट हो रही है। तो यहाँ पे अगर Q1 से निकल रही है तो ये क्लियर हो गया कि ये कैसी चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर टर्मिनेट हो रही है तो ये कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर यहाँ पे हमको निकालना है Q1 बाई Q2, तो देखिए Q1 बाई Q2 जब निकालने हैं तो Q1 क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे +8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी। और इनसे क्या है कि अगर इसमें टर्मिनेट हो रही है तो -4, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा -2। तो यही है Q1 बाई Q2 जो है हमारा आ चुका है -2, क्योंकि देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज से जब निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। अगर किसी चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है तो वहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हम इस पर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर टर्मिनेट हो रही है तो ये नेगेटिव चार्ज का नेचर बता दें। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट हो रही है, अगर ख़त्म हो रही है किसी चार्ज पे, तो उनका नेचर कैसा होगा, वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर जिससे निकल रही है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा।
तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जिससे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, अगर कोई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी। अगर उससे निकल रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर टर्मिनेट हो रही है उस पर तो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखिए लिख लिया। कितना पॉइंट हुआ था? शायद 1 2 3 5 पॉइंट हो गया था शायद। तो 5 पॉइंट हो गया था। अब चलिए छठा पॉइंट पे देखते हैं। छठा पॉइंट का रहा कि EFLS आर symmetrical about line joining of two charges। देखिए आप ये बात क्या कह रहा है कि कह रहा कि EFLS जो होती है वो दो चार्ज से अगर निकल रही है, अगर दो चार्ज की वजह से EFLS देख रहे हैं तो वो दो क्या है कि वो दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग जो होता है उनके सिमेट्रिक होते हैं, उनके अबाउट जो है सो सिमेट्रिक होते हैं। तो इनको एक क्वेश्चन के समझते हैं कि देख चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक Q1 है और एक Q2 है, इसका लाइन ज्वाइनिंग देख लेते हैं क्या है। यही है। तो इनसे मान लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला और ऐसे इस पर टर्मिनेट हो गया। तो क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, किसका इसमें जो है सो मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है सो ज़्यादा है। तो देखिए अभी आप लोगों को बताया कि ये लाइन क्या कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग होता है। जिस तरह से ऊपर है लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो उस तरह से यहाँ पे नीचे भी होनी चाहिए। तो अगर सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मान लीजिए कि चलिए इसके नीचे बता दें, ये इस तरह से है तो इनको हम नीचे इसका सॉल्व करते हैं। देखिए इसको मान लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज, इनका लाइन ज्वाइनिंग बना देते हैं। इस तरह से है। तो इनके अबाउट जो है सो पॉइंट नंबर 6 यही कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग के अबाउट सिमेट्री, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऊपर बना है वैसे ही नीचे बननी चाहिए। थोड़ी इसको अच्छी तरह से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लगभग सिमेट्री ही है, उतना अच्छा अगर फिगर नहीं बन रहा है तो आप लोग बस समझ लीजिए क्या है, ये सिमेट्री है। अगर मान लिया जाए कि ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है और ये बीटा एंगल बना रहा है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा एंगल आपको बड़ा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि दिखने में लग रहा है कि जो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, क्या है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। तो आप देखिए कि अगर जितना ज़्यादा एंगल होगा, अगर हम कोई चार्ज से जो है उसको निकालते हैं, जैसे देखिए अगर ये Q चार्ज ले लिए प्लस Q चार्ज प्लस Q1 चार्ज ले लिए, तो यहाँ पे इतना बड़ा एंगल जो है सो अल्फ़ा है, तो फिर जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उतना ही एंगल पे बनाएगा, फिर इतना ही एंगल पे बनाएगा। और मान लीजिए कि ये लगभग सभी सिमेट्रिक होनी चाहिए, 4 ही बनाते हैं, चलिए रहने दीजिए। इससे हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो हम 4 निकाल लेते हैं। तो सभी एंगल क्या होगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। तो अब इस पे देखिए प्लस Q2 चार्ज की वजह से
अगर इससे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है कम एंगल दिखा रहा, कंसिडर कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, इनसे ज़्यादा निकल रही है। देखिए ये क्या है, बीटा है, अगर ये बीटा है, बीटा है, और ये भी बीटा है। अगर जितना ज़्यादा एंगल कम होगा, इससे पता चल रहा है क्या कि अगर स्मॉलर एंगल जो होगा तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ EFLs को प्रोड्यूस करेगा। तो क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, स्मॉलर एंगल बिटवीन फील्ड लाइन्स मोर नंबर ऑफ EFLs। जितना ज़्यादा क्या है कि कम एंगल होगा, जितना स्मॉलर एंगल होगा उतनी ज़्यादा जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो जाहिर सी बात है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उन्हीं से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की संख्या जो है सो ज़्यादा निकलती है। तो ये हो जाएगा। तो आप कौन सा चार्ज हो जाएगा ग्रेटर, दैट इज सो यहाँ पे कह सकते हैं कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ये आ गया, पता चल गया कि कौन सा जो है इसमें चार्ज ग्रेटर है। तो Q चार्ज ग्रेटर, Q2 चार्ज जो है सो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ग्रेटर जो है सो Q2 चार्ज, अगर इसका जो है सो नेचर कैसा है, नेगेटिव है। तो देख लिए, तो लिख लीजिए इनको। ये पॉइंट नंबर 6 था। तो चलिए पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 7 का रहा है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स gives the strength of electric, gives the strength of electric field। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव क्लोजनेस होगा, मतलब जितना ज़्यादा क्लोज होगा उसका जो है सो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि या कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं रेंडमली, एक ये कोई लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखिए कि एक ऐसे है, क्या है, इस तरह से है। तो सिमेट्रिक नीचे भी होगा, मान लीजिए ये सिमेट्रिक है। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट मान लीजिए सी, क्या ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होगा, तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर रिलेटिव क्लोजनेस देखा जाए तो पॉइंट ए और पॉइंट सी का क्या है, बराबर है। तो रिलेटिव क्लोजनेस अगर बराबर है तो स्ट्रेंथ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी बराबर होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो हो जाएगा ई ए इक्वल टू ई सी। और देखिए रिलेटिव क्लोजनेस अगर बढ़ रही है, ज़्यादा इसका डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी घटेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी किसकी वजह से, बी की वजह से। तो यही है रिलेटिव क्लोजनेस। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 का रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स
EFLS डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। करा कि ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। जैसे देखिए कि अगर कोई चार्ज अगर प्लस क्यू है और दूसरा जो है सो माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर ये एक से निकल के दूसरे पे टर्मिनेट हो रही है, ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहीं से घूम करके इसी पे टर्मिनेट हो रही है, तो अगर एक से निकल के दूसरे पे अगर एक से निकलती दूसरे पे जाकर गिरती है तो ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो क्लोज लूप नहीं बनाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वहाँ पे जो है सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं वो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो कभी भी डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। उसके बाद जो है सो पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। EFLS आर कंटिन्यूअस लाइन। ये क्या है? एक कंटिन्यूअस लाइन। इससे पहले बताए थे हम, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस लाइन्स। तो चलिए इससे इतना पॉइंट को लिखिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 जो है उनको समझा करके उन पे जो है सो कुछ यहीं पे हो जाएगा। देखिए पॉइंट नंबर 10 कर रहा है कि जो EFLS आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज सरफेस। करा कि EFLS जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? चार्ज सरफेस पे। तो आप देखिए अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे एक कोई क्यू चार्ज है, तो इनसे जो EFLS होगी हमेशा इनके सरफेस से क्या होगी? 90 डिग्री पे होगी। ये परपेंडिकुलर हमेशा होगी। ये जो है सो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे निकलेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इसको डायरेक्टेड। तो पॉइंट नंबर 10 समझ गए। उसके बाद जो है सो इनको नोट कीजिए, तब आगे हम बात करते हैं। लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए इसको अब क्या आएगा? पॉइंट नंबर 11। चलिए पॉइंट नंबर 11 क्या हो जाता है कि EFLS आर रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। EFLS जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल करती है। तो देखिए यहाँ पे कि अगर कोई ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे आ रही है तो यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगी, रिपेल हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे आकर के ये फिर नीचे चले जाएगी, क्योंकि यही तो दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज जो है सो ये रिपेल कर रहा है। क्या जगह यहाँ पे लिख देते हैं, रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर ऐसे आ रही है तो नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर देखिए दूसरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है तो वो भी क्या है? अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर चले जाती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है? उनके नज़दीक आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से ख़त्म होती है और पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। इसके बाद जो है सो पॉइंट नंबर 11 है, इसको 12 इनको समझते हैं कि अगर सेम नेचर का चार्ज मान करके चलिए, ये क्या है? एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू चार्ज है।
तो क्या होगा कि ये दोनों प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो है सो मान लीजिए एक इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है और इनसे ऐसे निकल रही है, इनसे ऐसे, इनसे मान के चलिए ऐसे। अभी हम इससे पहले पढ़े हैं कि पॉइंट नंबर शायद 3 था कि दो EFLS एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे अगर दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर निकाल ले तो देख रहे हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी हम पढ़े कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो क्या करती है, रिपेल करती है। अगर सेम नेचर जैसा चार्ज है, सेम नेचर है, क्या दोनों जो है सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रिपेल करेगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है कैसे हो जाएगी, ये इस तरह चले जाएगी, ये ऐसे चले जाएगी। ये दूसरे का है, इससे इंटरसेक्ट नहीं करवा रहे हैं, जगह कम होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो रही थी। और ये क्या है, ये ऐसे निकल करके इस तरह चले आएगी और ये भी नीचे चले जाएगी। ये रिपेल नहीं करेगा, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इनका ओरिजिनल लाइन का डायरेक्शन क्या था, ये था, और एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहा था। लेकिन जो एक्चुअली जाती है वो लाइन इस तरह जाती है, क्योंकि जब दोनों EFLS आती है आपस में तो स्ट्रेट होकर के मुड़ करके जो है सो वो निकल जाती है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये पॉइंट नंबर जो है सो 12 था। इनका एक्चुअल डायरेक्शन तो ये है, जिसकी वजह से क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना चाह रहा है लेकिन इंटरसेक्ट न कर करके क्या हो जाएगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी और वो साइड होकर के कट मार करके निकल जाएगी। जिस तरह से आप लोग देखते हो कभी कभी बाइक पे जो है सो कट मार करके निकल जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, कट मार करके निकल जाएगी। तो लिख लीजिए पॉइंट नंबर 12 हो चुका है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 13 क्या है, मिटा दें। ये EFLS की मदद से हम लोग फ्लक्स निकालना सीखेंगे और फ्लक्स जब निकाल लेंगे तो फ्लक्स के सहायता हम गॉस लॉ के पास पहुंच जाएंगे। और गॉस लॉ क्या है कि वो भी एक मेथड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का, क्योंकि जिस तरह से हम कूलम्स लॉ का यूज कर करके फोर्स निकाले, फोर्स की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो उसी तरह से गॉस लॉ का इस्तेमाल करके भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। चार्ज के बारे में थोड़ा मोड़ा हम पढ़ चुके हैं और जो अभी स्टडी चल रही है वो फील्ड के बारे में जान ले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पढ़े। क्योंकि अभी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता किसी स्पेस में। तो पॉइंट नंबर शायद ये 12 हो गया था, अब 13 आने वाला है। तो कह रहा कि जो पैरेलल स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड EFLS रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो देखिए ये जो है सो कह रहा कि पैरेलल, कैसा पैरेलल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और इक्वी स्पेस। आप देखिए इसको एग्जांपल से दिखाते हैं। इससे पहले आपको जब हम मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाए थे तो इस तरह का ही जो है सो कुछ हम सिंबल बनाए थे, आपको याद होगा शायद। तो देखते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो क्या है, ये पैरेलल है, क्या है, ये पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है और ये क्या हो गया, पैरेलल है, स्ट्रेट है और इक्वी स्पेस है। तो ये तीनों जो से क्या किसको दिखा रहा है, ये यूनिफॉर्म, क्या दिखा रहा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो E पे, B पे और इलेक्ट्रिक फील्ड C पे, तीनों पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसा है, ये क्या है, स्ट्रेट है लेकिन पैरेलल नहीं है और एक भी स्पेस भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है किसको दिखाता है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और इक्वी स्पेस होनी चाहिए। तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये पॉइंट नंबर 13 था। आप चलिए इसको लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 14 को समझते हैं। इनका इस्तेमाल करके जो है सो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि अब जो है सो हम चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल जब पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उनके ऊपर जो है सो क्या फोर्स क्या होगी, टॉर्क क्या होगा, ये सब भी निकालेंगे। तो पहले अभी ये बता दिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो अगर इस तरह से इक्वी क्या पैरेलल हो, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो लिख लिए पॉइंट नंबर 13। अब पॉइंट नंबर 14 लिखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 14 में करा कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देयर इज नो EFLS इनसाइड द कंडक्टर। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में देखा जाए तो वो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या कि चार्ज तो रेस्ट पे होगा नहीं, क्या है चार्ज फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब करंट फॉलो होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब क्या कि चार्ज रेस्ट में होनी चाहिए। तो चार्ज जब रेस्ट में होगी तभी पॉसिबल है जब उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो अगर कोई कंडक्टर को देखें, अगर मान चलिए ये क्या है, एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसलिए जो है सो EFLS भी है क्या है, जीरो होती है। ये क्या कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक फोर्स एग्जर्ट होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव करना स्टार्ट कर देगा तो करंट फॉलो हो जाएगा, और करंट जब फॉलो हो रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं होगी, तब क्या हो जाएगी, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगी। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो होती है EFLS कंडक्टर के अंदर जो है क्या होती है, जीरो होती है। कोई EFLS इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नहीं होती है। तो 14 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है। अरे EFLS आर ऑलवेज perpendicular to surface of कंडक्टर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, किससे, कंडक्टर सरफेस के ऊपर। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर हम बना लेते हैं। ये क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। उतना तो अच्छा स्फेयर तो नहीं बना, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये क्या एक फिर नहीं बना, मान लेते हैं कि एक ये कोई स्फेयर है। मान लीजिए ये स्फेयर इस तरह से आ गया, ये कोई एक स्फेयर है। तो स्फेयर के ऊपर जो है सो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब भी होगी, जैसे देखिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है तो इनके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर इमिट होने चाहिए। अगर ये ऐसे आ रही है तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर 20 से अगर पार कर रही है, देख लीजिए, मान लीजिए अगर ये 20 से जा रही है तो पूरे सरफेस पे कर रही है, तो सरफेस पे क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। लेकिन बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इन क्या कहते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर कब, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन में पॉइंट नंबर 14 के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, जीरो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगी और ये दूर चले जाएगी।
क्या होगी, ये सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पॉइंट नंबर 15 हो गया। तो 14 क्या रहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब होगी तो EFLS जो है सो कंडक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद जो है सो कह रहा है कि पॉइंट नंबर 15 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है हमेशा, कोई कंडक्टर है तो उनके सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। हालांकि चार सरफेस के ऊपर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कंडक्टर के ऊपर भी क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो चलिए इसको लिख लीजिए। 14 हो गया। अब पॉइंट नंबर 16 को देखते हैं, लिख लिए। चलिए क्वेश्चन पॉइंट नंबर 16 शायद होगा। तो नियर एंड फार फील्ड व्यू, देखते हैं कि इससे नियर और फार फील्ड व्यू कैसे निकलती है। देखिए अगर प्लस कोई 2q चार्ज है, देख लीजिए यहाँ पे एक कोई प्लस 2q चार्ज है और एक माइनस q चार्ज है। तो प्लस 2q चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो संख्या होगी इनके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसका दोगुना हो चाहिए। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती है उनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा EFLS जो है सो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनसे अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जैसे निकाले इससे हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। तो मान लीजिए इससे निकली और इस पर गिरे। अगर यहाँ पे देखते हैं ये ऐसे जा करके इस पर गिरे। थोड़ा अच्छा से दिखा देते हैं। मान लीजिए जैसे निकले और ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे गिरा और ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल करके यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो निकली है। और अगर नेगेटिव चार्ज में 4 टर्मिनेट किए तो इनसे कितना निकलना चाहिए, 8 निकलनी चाहिए। तो देखिए ये 8 EFLS निकली है। तो अब ये किस तरह जाएगी, ये ऐसे जाएगी या वैसे जाएगी। तो अभी देखते हैं कि अगर हम इसको दूर से देखते हैं, अगर बहुत दूर से अगर देखेंगे तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज लिख लेते हैं, क्या है कि सिस्टम ऑफ चार्ज। तो प्लस 2q चार्ज माइनस q चार्ज ये हमको दिखाई देगा सिर्फ दूर से, क्या है, प्लस q चार्ज है। अगर हम इसको दूर से जब देखेंगे तो ये प्लस 2q चार्ज और माइनस q चार्ज हमको सिर्फ एक चार्ज दिखाई देगा। तो एक चार्ज दिखाई देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो इनसे हमेशा चार्ज से परपेंडिकुलर, क्या है, ऐसे दिखना चाहिए। अगर हम यहाँ से ऐसे निकाल करके इस तरफ कर देंगे तो हमें फिर फार, मतलब ये क्या है, नियर फील्ड व्यू चाहिए। नियर व्यू मतलब जब नज़दीक से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, अगर जब हम दूर से देखते हैं तो ऐसा दिखता है। तो क्या है कि अगर जब नज़दीक से देखें तो कुछ अलग दिखाई देगा, दूर से देखें तो कुछ अलग दिखाएगा। ऐसा पॉसिबल है नहीं, हमको हमेशा दोनों तरफ से ऐसे ही दिखाना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम EFLS ड्रॉ कर रहे हैं ये कुछ हम ऐसा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं कि जो इसका प्रॉपर डायरेक्शन होना चाहिए उस तरह होना चाहिए। तो अब इनको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि जैसे नज़दीक से ये दूर से ऐसे दिख रहा है वैसे ये भी दिखना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो ऐसे होकर के इस तरह चले जाती है, क्योंकि भले ही नज़दीक से हमको ऐसे लगे लेकिन जब दूर से देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही फील होगा। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दूर से इस तरह दिखेगी।
तो ये हो गया नियर व्यू, और ये सो फार व्यू हो गया। तो नियर व्यू से जब देखते हैं तो हमको तो शुरुआत में क्या लगेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकली, और ये जो है सो दूर जा कर के फिर हमको ऐसा दिख रहा जैसे कि फार व्यू देख रहे हैं। नियर व्यू जो है सो क्या निकलेगी, लग रहा है कि यहाँ से कितना फील्ड लाइन निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे 4 इससे निकल रही है। तो यही है नियर व्यू और फार व्यू। अगर सिस्टम ऑफ चार्ज यानी सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करें तो क्या निकलेगा, +2 क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज हमको दूर से दिखाई देगा सिर्फ प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो हमको निकल रही है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से कर देते हैं, +2 क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्यू। तो सिर्फ क्यू चार्ज की वजह से हमको ये फील्ड लाइन्स दिख रही है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये नोट कर लिए। चलिए इस पे जो है सो हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है सो आया है क्वेश्चन किस तरह से आया है। चलिए इनको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक इस सेब में जो है सो प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज इस तरह से रखा हुआ है। तो इन तीनों चार्ज की वजह से जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस तरह होगी, इसका 4 ऑप्शन दे देते हैं। क्या है कि ये क्वेश्चन IIT 2001 में पूछा गया था। कितना में, ये IIT 2001 में क्वेश्चन पेपर, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है, क्योंकि चाहे पुराना क्वेश्चन हो या नया क्वेश्चन हो इस तरह से बनाना है। तो पहले नंबर में अगर देखा जाए तो कुछ ऑप्शन जो है इनका, तो ये इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है सो इस इनसे निकल करके ऐसे निकल रही है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए ये है। उसके बाद जो है सो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एक EFLS ऐसे निकले, इस पॉइंट से निकल रही है। इसे देखा जाए ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी से ऐसे 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 दिख रहा होगा। और ये जो है सो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इस पे दे देते हैं। यहाँ पे वो दिया हुआ इस तरह से, और ये कह रहा है कि ऐसे है
ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे। तो चारों ऑप्शन आपको मिल गया कि आप देखिए कि इस तरह से प्लस क्यू चार्ज से क्या है कि ये EFLS का डायरेक्शन है, ये EFLS का डायरेक्शन है मान लीजिए। अगर पहला ऑप्शन को देखेंगे तो क्या है कि ये एक चार्ज से निकल के दूसरे चार्ज पे टर्मिनेट हो रही है, क्या है कि एक चार्ज से निकल करके दूसरे पे टर्मिनेट हो रही है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो क्या है कि एक दोनों से निकलेगी, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखने से लग रहा है कि आप देखते हैं क्या है कि क्या प्लस चार्ज की वजह से क्या है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और सभी से जो है सो EFLS बराबर निकल रही है, हालांकि सबसे तो बराबर ही निकल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है सो ऑप्शन नंबर बी को छोड़ देते हैं, अभी सी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि ये EFLS जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और ये प्लस चार्ज की वजह से क्या है कि ये क्लोज फॉर्म कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अब सिर्फ बचा बी। तो बी में क्या है कि अगर जो हमको चाहिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर तो निकल ही रही है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल भी करेगी, क्योंकि रिपेल होने की वजह से क्या है कि ये इस तरफ आना चाहिए और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है कि एक दूसरे को रिपेल कर करके ये आपस में दूर चले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। अब जो प्रॉपर्टी आप देखें इस तरह से तो बिल्कुल सेम लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होना चाहिए। तो ये तो बी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन नंबर कर ले, तो वो भी IIT में आया वाले, बहुत इससे इजी क्वेश्चन सब आते हैं, लिख लिए इनको। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो जाएगा। अभी अपने लोग जो है सो पढ़े हैं कि कोई चार्ज कंडक्टर है, क्या ये एक कंडक्टर है, इनसे EFLS जा रही है। तो इनसे जब EFLS आ रही है तो देखिए एक तो ऐसे आकर के ऐसे चले गया, दूसरा ऐसे आकर के ये ऐसे होकर के ये इस तरफ से चले जाता है, अगर तीसरा देखा जाए तो ये बीचों बीच से ऐसे होकर के निकल चले जाता है, चौथा देखें तो ये ऐसे आकर के ये ऐसे होकर के निकल जाता है। क्या 90 डिग्री है। मान लीजिए ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। तो इसमें जो है सो EFLS है। तेरे क्या किसी कंडक्टर से ये क्वेश्चन नंबर ये IIT 1996 का क्वेश्चन है। कितना का है? 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये EFLS जो है सो 4 कंडक्टर के थ्रू जो है सो कंडक्टर से होकर करके 4 EFLS को पास किया गया है, A B C क्यों है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा रिप्रेजेंट सही कर रहा है। तो देखिए पहली बात है कि हम पढ़े कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में देखते हैं तो नेट EFLS जो होती है वो इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है। तो पहला तो गलत, उसके बेसिस पे दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा क्या करा कि ये क्या इनसाइड द कंडक्टर जो है सो EFLS 0 होता है, वो भी कंडीशन है। दूसरी बात है कि एक बात और है कि कंडक्टर के ऊपर जो है सो EFLS हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, जो है सो उस कंडीशन को भी फॉलो करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर चाहे एक कंसेप्ट भी अगर आपको याद रहता है कि कंडक्टर के इनसाइड जो है EFLS 0 होती है तो उनके बेसिस पे भी आप इसको सही कर सकते थे। और सेकंड तो बताइए कि अगर ये देखा जाए तो अगर उसके बेसिस पे देखा तो ये 2 लाइनें आती हैं कि ऑप्शन नंबर सी और डी ये दोनों जो है सो दिखने में लग रहा है कि परपेंडिकुलर है। तो चल आज के लिए इतना ही है। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।